हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में एनटीएसई की यूनिट नंबर 1 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने उसके फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। एंड वो कौन से टॉपिक्स थे? तो देखो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मैटर का नेचर क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि मैटर का पार्टिकल नेचर होता है। ओके, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था? तो उसमें हमने डिस्कस किया इंटर पार्टिकल फोर्स के बारे में, इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में और इंटर पार्टिकल मोशन के बारे में। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? दैट इज चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, मींस मैटर की स्टेट को चेंज कैसे किया जाता है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर हमने मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, फिर फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का कॉन्सेप्ट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, मींस गैस के प्रेशर को चेंज करने पर उसकी स्टेट पर क्या असर पड़ता है, उसको डिस्कस किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज एंड प्रेशर चेंज ऑन द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, मींस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हमने कौन से टॉपिक का नाम दिया था? दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ओके, तो हम लास्ट क्लास में लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वाले टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर किसी गैस के लिए जिस टेम्परेचर के ऊपर या फिर उस टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे अगर वो गैस प्रेजेंट हो, तो उस गैस को हम प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई नहीं कर सकते, बट उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हम उस गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? एंड लेट्स सपोज किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस गैस को, लेट्स सपोज वो गैस ए है, तो गैस ए को 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले टेम्परेचर मींस 21, 22, 23 इस तरीके से 20 डिग्री से हायर कोई टेम्परेचर होगा, तो उस टेम्परेचर की गैस होगी, तो उस गैस को प्रेशर अप्लाई करके हम इस प्रेशर इंक्रीज करके लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे अगर ये गैस होगी, तो हम उस गैस को प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर लेट्स सपोज कोई दूसरी गैस है, गैस बी, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर को हम टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो देखो, लेट्स सपोज कोई गैस बी है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो गैस बी को लिक्विफाई करने के लिए मिनिमम कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, जब मिनिमम बोलता हूं, मुझे मैक्सिमम टर्म यूज करना चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तो फिर वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। लेकिन अगर इससे कम टेम्परेचर हुआ तो इट मींस वो गैस प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अब देखो, लेट्स सपोज हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। ठीक है, तो हमें गैस ए को लिक्विफाई करने के लिए गैस ए को लिक्विफाई करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से कहां जाना पड़ेगा? 20 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा, मींस हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। कितना? 5 डिग्री सेल्सियस कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्रेशर अप्लाई करके गैस ए को लिक्विफाई करेंगे। ओके, बट देखो, गैस बी के केस में हमें टेम्परेचर को कितना कम करना पड़ेगा? दैट इज 25 - 5, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, मींस 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर प्रेशर इंक्रीज करके हम गैस बी को लिक्विफाई कर पाएंगे।
तो दोनों में से कौन से केस में मीन्स कौन सी गैस के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, मीन्स ज्यादा मेहनत लगी गैस को लिक्विफाई करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है गैस बी को लिक्विफाई करने के लिए ज्यादा मेहनत लगी, ठीक है। मीन्स इसका लिक्विफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू गैस ए, ठीक है। तो इस गैस का लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट और इस गैस का लिक्विफिकेशन इजी, और इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, और इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर लो है। इस गैस का लिक्विफिकेशन इजी है, इस गैस का लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट है। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन मीन्स लिक्विफाई करने के लिए कितना ईज है, कितनी आसानी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और वो कैसे, तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना इजीली वो गैस लिक्विफाई होगी। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना इजी लिक्विफिकेशन के लिए, गैस को लिक्विफाई करने के लिए। ओके, तो लास्ट क्लास में इस लास्ट वीडियो में थोड़ा सा उल्टा रिलेशन हो गया था, तो वहां पर इस टाइप का रिलेशन ही हमने लिखा था 1/Tc, तो वो थोड़ा सा रॉन्ग है, उसको करेक्ट कर देना। यहां पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमने पढ़ा सही था लेकिन लिखा थोड़ा सा गलत था। ओके, तो ये है करेक्ट रिलेशन बिटवीन द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है? अगर मींस जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस का लिक्विफिकेशन इजी होगा। क्लियर है? अगर चलिए इसको नोट करो, उसको करेक्ट कर लेना आप लोग, है ना। फिर ये आप लोगों को पता होगा कॉन्सेप्ट कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करें और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहां पर जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ये सभी को पता होगा, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ओके, तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में किसी सॉलिड को हीट करने पर वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना डायरेक्टली बिना लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। तो ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जिन सॉलिड्स को हीट करने पर वो डायरेक्टली गैस में या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड्स हैं, ऐसे जो सॉलिड्स हैं वो सॉलिड्स क्या कहलाते हैं? वॉलेटाइल सॉलिड्स कहलाते हैं, मींस जिनके वेपर बनने की टेंडेंसी होती है। ओके, तो इस टाइप के सॉलिड्स के एग्जांपल क्या क्या है ये हमने डिस्कस किया क्लास 9 में, दैट इज कैम्फर, जिसको कपूर बोला जाता है, एंड आयोडीन, ओके, एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स आती है ना जिसमें अच्छी मस्त खुशबू होती है, नैप्थलीन बॉल्स। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वॉलेटाइल सॉलिड्स की। क्लियर? तो इनको भी नोट कर लो, फिर और भी आगे चल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोट कर लिए? एंड यहाँ पे इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे होगा LENE, नैप्थलीन, LENE। ओके, ये व्हाइट कलर की बॉल्स आती हैं जिनको हम कपड़ों में रखते हैं या फिर वॉश मशीन में डालते हैं जिससे खुशबू आती है, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वगैरह सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन भी हमने क्लास 9 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो कि
नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी पॉसिबल है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी पॉसिबल है, ठीक है। और भी अलग अलग टेम्परेचर पे पॉसिबल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है क्या, इवेपोरेशन। ओके, चलिए अब देखो होता क्या है ये। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में किसी लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स, किसी लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स एनवायरमेंटल कंडीशन में भी, एनवायरमेंटल कंडीशन में भी मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन में भी क्या होने लगते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है मीन्स लिक्विड का वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना नॉर्मल कंडीशन में भी, मैं इसमें बोलना क्या चाह रहा हूं, इट इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ये कहना चाह रहा हूं बार बार। जो रूम टेम्परेचर बोल रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन मींस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स मींस लिक्विड, जिस लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। क्लियर है यहां तक? तो देखो सिंपल लैंग्वेज में लिक्विड का वेपर स्टेट में कन्वर्जन, अब वेपर स्टेट में गैसेस स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। एंड हम ये पहले डिस्कस कर चुके कि किसी भी लिक्विड की जो गैसेस स्टेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं, ठीक है। तो किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज नोन एज इवेपोरेशन। क्लियर है यहां तक? तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ओके, तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, जैसे जमीन पे फर्श पे पड़ा हुआ पानी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। वो कैसे? तो वो ड्यू टू इवेपोरेशन। क्लियर? फिर अगर कहीं पे पेट्रोल गिर गया तो पेट्रोल भी लिक्विड होता है, तो पेट्रोल भी कुछ देर के बाद उड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप लोगों ने अपनी बाइक में पेट्रोल भराया और पेट्रोल भराने के बाद पेट्रोल की टंकी के ढक्कन को लगाना भूल गए, ढक्कन आप लोगों ने नहीं लगाया, तो आप लोग देखोगे कि कुछ टाइम के बाद जो पूरा पेट्रोल आपने भराया है टंकी में वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और आप लोगों के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा पेट्रोल धीरे धीरे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है, मींस इवापोरेट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो लिक्विड के पास टेंडेंसी होती है वेपर में कन्वर्ट होने की नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, तो उसी टेंडेंसी की वजह से वो जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उसे कहा जाता है इवेपोरेशन। क्लियर है यहां तक? एंड फिर देखो, इतना लिख लो पहले, फिर बताता हूं। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना मीन्स जब इवेपोरेशन होता है तो किसी लिक्विड के केवल और केवल सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वही इवोपरेट होते हैं। ओके, तो ये देखो, ये है कोई लिक्विड,
ठीक है, तो ये लिक्विड है और लिक्विड की ये क्या है, सरफेस है। ये सरफेस है, क्लियर। तो जब इवेपोरेशन होगा तो केवल ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स ही क्या होंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे, मींस इवेपोरेट होंगे। केवल और केवल सरफेस के पार्टिकल्स ही इवेपोरेट होते हैं। क्लियर आंसर। और इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाते हैं। कौन, ये वेपर्स। ठीक है, तो ये वेपर्स किसकी है, इसी लिक्विड की है। क्लियर यहां तक। अब देखो अगला पॉइंट, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। ठीक है, तो वो कैसे, उसकी जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखो एक एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है कि जब सरफेस के पार्टिकल्स अंदर के पार्टिकल्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं, तो कुछ एनर्जी कम हो जाती है। किसकी, अंदर के पार्टिकल्स की। मीन्स ये जो पार्टिकल्स है अंदर के, इनसाइड पार्टिकल्स, इनको बोला जाता है बल्क। इसको क्या बोला जाता है, बल्क बोला जाता है। ठीक है, और ये सरफेस है, ये सरफेस या फिर बोल सकते हो बाउंड्री, और ये क्या है, अंदर के पार्टिकल, मींस बल्क। तो बल्क के पार्टिकल से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके, बोल सकते हो आप लोग बल्क के पार्टिकल्स इनको, मींस सरफेस के पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस के पार्टिकल्स इवोपरेट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो बल्क में जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इन्होंने एनर्जी ट्रांसफर कर दी है। अब ऑब्वियस सी बात है, बल्क के पार्टिकल्स की, अब वो एनर्जी हम किसकी बात करें, काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन की वजह से ये पार्टिकल्स, बल्क के पार्टिकल्स सरफेस के पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करें, जिसकी वजह से बल्क के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी की डिक्रीज होने से टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मींस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। यहां तक क्लियर सभी को। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, इवेपोरेशन के कूलिंग इफेक्ट का। ठीक है, तो इसको भी नोट करो फटाफट। तो ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास 9 में। फिर हम डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन मींस, तो यहां पर देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ इवेपोरेशन। स्पीड ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, अब स्पीड ऑफ इवेपोरेशन मींस दैट इज number of particles vaporize per unit time। ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, वेपोराइज हो रहे हैं, तो वो उसकी रेट, इवेपोरेशन की रेट या फिर स्पीड को डिफाइन करेंगे। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो देखो लेट सपोज किसी लिक्विड ए और किसी दूसरी लिक्विड बी, दोनों का सेम सरफेस एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर में, मींस दोनों का सरफेस, दोनों की सरफेस एरिया सेम है। ठीक है, फिर लिक्विड ए के 10 पार्टिकल्स, 10 पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं 5 सेकेंड में। ठीक है, एंड लिक्विड बी के 5 पार्टिकल्स
इवेपोरेट हो रहे हैं 5 सेकेंड में। तो बताओ कौन से लिक्विड की रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो और लॉजिक से निकाल सकते हो। तो लॉजिक से निकालो, देखो यहाँ पे 5 सेकंड में 10 पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने पार्टिकल इवेपोरेट होंगे? तो 1 सेकंड में 2 पार्टिकल इवेपोरेट होंगे। फिर यहाँ पर देखो लिक्विड बी में 5 सेकंड में 5 पार्टिकल, तो 1 सेकंड में 1 पार्टिकल। तो यहाँ पे 1 सेकंड में 2 पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं, तो वही यहाँ पे लिक्विड बी में 1 सेकंड में केवल 1 पार्टिकल ही इवेपोरेट हो रहा है। इट मींस यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम और यहाँ पे कम पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। इट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड ए की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड बी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लिक्विड की रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मींस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। ठीक है, तो अब ये बताओ, लेट्स सपोज ये पार्टिकल्स हम लोग दिख रहे हैं, वो पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ इन पार्टिकल्स के बीच में, इन सरफेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स अगर हाई होगा, ज्यादा होगा, तो क्या ये पार्टिकल्स आसानी से वेपराइज हो पाएंगे, मींस आसानी से एटमॉस्फेयर का पार्ट बन पाएंगे? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, मींस ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं। तो पकड़ के रखे तो आसानी से बाहर नहीं जा पाएगा, तो आसानी से बाहर नहीं जा पाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई हुआ तो कम पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, मुश्किल से पार्टिकल इवेपोरेट हो पाएंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी? कम होगी। ठीक है, फिर देखो अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ, मींस ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को उतनी स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रखे हुए, इनके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये पार्टिकल्स आसानी से स्कैप होंगे, मींस बाहर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लेस है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी? हाई होगी। तो इट मींस कैसा रिलेशन हुआ? रेट ऑफ इवेपोरेशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लेस हाई मींस इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पे एक और फंडा बताता हूं आप लोगों को मैं। लेट्स सपोज लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है एंड लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सपोज कर रहे हैं। तो अब ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ कि कौन से लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उस लिक्विड को ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है, ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है बॉइल करने के लिए। ठीक है, तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई होता है। ठीक है, अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, इंटर पार्टिकल फोर्स हाई है, इट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन का बॉइलिंग पॉइंट से कैसा रिलेशन? तो देखो इंटर पार्टिकल फोर्स, एक सेकंड उल्टा हो गया, boiling point of liquid is proportional to interparticle force, means
इंटर पार्टिकल फोर्स हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। कैसे रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उस लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। क्लियर है अंतर? चलिए तो इसको भी नोट कर लो। ओके, तो ये बताओ अब एसीटोन और वाटर, तो एसीटोन और वाटर में दोनों में से कौन सी लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा? तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियस सी बात है एसीटोन की रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी, वाटर की रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। मींस एसीटोन जल्दी इवेपोरेट होगा, वाटर लेट से इवेपोरेट होगा। क्लियर आता है? तो अब इन सबको फटाफट नोट कर लो, फिर और भी डिस्कस करते हैं। नोट कर लिए? ठीक है ना? तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन का ऑर्डर है, रेट ऑफ इवेपोरेशन का। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। ओके, तो देखो लेट्स सपोज कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड ए, वो लिक्विड इस कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, फिर वही लिक्विड इस कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, चलिए सेम लिक्विड है, इस कंटेनर में लिक्विड ए और इस कंटेनर में भी लिक्विड ए। तो अब ये बताओ कौन से केस में लिक्विड ए की ज्यादा सरफेस अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के, या फिर ज्यादा सरफेस एक्सपोज है एटमॉस्फेयर के? तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में सरफेस इतना है जो कि अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के, ठीक है, और इस केस में केवल इतना ही सरफेस अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के। ठीक है, तो ये बताओ कौन से केस में ज्यादा पार्टिकल्स इवोपरेट होंगे एटमॉस्फेयर में? तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगा इवेपोरेशन के लिए उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, और जितने ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे उतनी ही ज्यादा रेट होगी इवेपोरेशन की। आई बात समझे? इस केस में लिक्विड ए की रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी और इस केस में लिक्विड ए की रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया कम है। कम सरफेस एरिया तो कम सरफेस अवेलेबल है, कम पार्टिकल्स अवेलेबल है इवेपोरेशन के लिए। यहाँ पे ज्यादा सरफेस अवेलेबल है, ज्यादा सरफेस एरिया है, इस वजह से ज्यादा पार्टिकल्स अवेलेबल है इवेपोरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ही पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है। ठीक है, तो कैसा रिलेशन? ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन, कम सरफेस एरिया कम रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्लियर है आता है? तो इसको सिंपल सा एग्जांपल समझो कि जब हम गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो जो गीले कपड़े सूखते हैं वो कौन से प्रोसेस की वजह से सूखते हैं? तो वहां पे होता है इवेपोरेशन। ठीक है, मींस गीला कपड़ों में जो नमी है, मींस गीलापन है, वो गीलापन किस वजह से? पानी की वजह से। ठीक है, मींस कपड़ों में क्या प्रेजेंट है? पानी प्रेजेंट है। तो वो पानी क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में और कपड़ों से पानी बाहर निकल जाता है। तो अब अगर कपड़ों में से पानी बाहर निकले तो कपड़े क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो गीले कपड़े सूखते हैं। तो अगर मान लो हम किसी शर्ट को घड़ी करके सुखाएं, उसकी बढ़िया से घड़ी कर दी और उसके बाद सुखा रहे हैं, ठीक है, फिर उस चेक कर रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है उस कपड़े को सूखने के लिए। फिर क्या कर रहे हैं हम सेकंड टाइम पे?
उसी शर्ट को पूरी ओपन करके फैला के सुखा रहे हैं और फिर टाइम नोट कर रहे हैं उसके सूखने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो जब आप टाइम नोट करोगे तो सेकंड केस में जब हमने उसको फैला के सुखाया था तो उस वक्त उसको सूखने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि उस केस में ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगा इवेपोरेशन के लिए। ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगा तो ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी, और ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी तो जल्दी सूख जाएगा कपड़ा। ठीक है। और फर्स्ट केस में जब हमने घड़ी करके रखा था कपड़ों को, शर्ट को, और घड़ी करके सुखाया था तो कम सरफेस अवेलेबल था इवेपोरेशन के लिए, तो ज्यादा टाइम लगा था इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम थी उसको। ठीक है। तो टाइम और रेट ऑफ इवेपोरेशन का क्या रिलेशन है? रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा इवेपोरेशन के लिए, और रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा इवेपोरेशन के लिए। क्लियर? तो इसको भी नोट कर लो फटाफट। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। ठीक है। अब इसको सिंपल तरीके समझो। फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं गीले कपड़ों का। तो जब हम गीले कपड़ों को गर्मी के मौसम में सुखाते हैं तो फटाफट सूख जाते हैं, लेकिन जब हम गीले कपड़ों को ठंड के मौसम में सुखाते हैं तो वो लेट से सूखते हैं। तो रीजन क्या है? तो रीजन है रेट ऑफ इवेपोरेशन का। तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होती है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होती है इस वजह से गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, मींस कम टाइम लगता है। ठीक है। तो हाई टेम्परेचर, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई। ठीक है। और ठंड के मौसम में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है इस वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होती है। रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होती है इस वजह से ज्यादा टाइम लगता है कपड़ों को सूखने के लिए। क्लियर? तो टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सॉरी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर है विंड स्पीड अराउंड द लिक्विड। ओके, इसको समझो। लेट सपोज यहां पे कोई लिक्विड है, ठीक है, और यहां पे भी सेम लिक्विड है। हम लिक्विड चेंज नहीं करें, लिक्विड सेम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो जब यहां पे लिक्विड का इवेपोरेशन होगा तो लिक्विड की वेपर्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर जमा होने लगेगी। ठीक है। तो क्या होगा, जब वे वेपर्स इतनी हो जाएगी कि अब और एक्स्ट्रा वेपर्स नहीं बन पाएगी। ठीक है। मीन्स जितनी वेपर्स बननी थी नॉर्मल टेम्परेचर पे उतनी वेपर्स बन चुकी है, अब और एक्स्ट्रा वेपर नहीं बन पा रही। मीन्स यहां की जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो चुका है? सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेट मीन्स और एक्स्ट्रा वेपर ये कलेक्ट नहीं कर सकता इस लिक्विड की। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखो, यहां से अगर विंड चलेगी, हवा चलेगी, तो वो हवा क्या करेगी? ये जो वेपर के पार्टिकल्स हैं उन वेपर के पार्टिकल्स को अपने साथ लेके जाएगी। ठीक है। अपने साथ लेके जाएगी तो यहां पर फिर से वेपर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे ही वेपर की क्वांटिटी कम होगी फिर से पार्टिकल्स इवापोरेट होने लगेंगे। समझ गए? सिमिलरली यहां पर भी है, यहां पर भी इस लिक्विड के पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए और यहां पे सैचुरेशन आ गई, सैचुरेट हो गई ये जो एटमॉस्फेयर वो सैचुरेट हो चुका है इस लिक्विड की वेपर से। ठीक है। एंड यहां पे फिर से क्या होने लगी? विंड चलने लगी, हवा चलने लगी। क्लियर? तो देखो यहां पे जो विंड स्पीड है
वो हाई है और यहां पे जो विंड स्पीड है वो लो है। ठीक, और अभी मैंने आप लोगों को सिखाया कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो लिक्विड की वेपर बनती है, उन वेपर्स को ये जो विंड है वो अपने साथ ले जाती है, जिसकी वजह से वेपर कम हो जाती है, वेपर की क्वांटिटी कम हो जाती है और फिर और एक्स्ट्रा इवेपोरेशन होने लगता है। ठीक है, तो अगर विंड स्पीड कम होगी तो धीरे धीरे ये वेपर्स को ले जाएगी अपने साथ। अब अगर धीरे धीरे ले जाएगी तो इस लिक्विड के पार्टिकल्स भी धीरे धीरे इवेपोरेट होंगे। यहाँ पे देखो विंड स्पीड हाई है, विंड स्पीड हाई है तो जल्दी जल्दी सारे वेपर्स को अपने साथ लेके जाएगी। तो जितने जल्दी इन वेपर्स को अपने साथ लेके जाएगी उतनी जल्दी ये लिक्विड और एक्स्ट्रा वेपोराइज होगा, मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो विंड स्पीड से डायरेक्ट रिलेशन है कि विंड स्पीड अगर हाई होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। क्लियर? तो इसी वजह से जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं और जब हवा नहीं चलती, मीन्स बोल सकते हो हवा बहुत कम चल रही है तो कपड़े लेट से सूखते हैं। क्लियर? तो जब हवा की जो विंड की स्पीड है वो ज्यादा होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इस वजह से कपड़े जल्दी सूखते हैं। और जब विंड स्पीड लो होती है, मीन्स हवा नहीं चलती, बहुत कम चलती है, तब कपड़े लेट सूखते हैं, गीले कपड़े लेट सूखते हैं, मीन्स उस वक्त रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये है विंड स्पीड का रेट ऑफ या फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन का विंड स्पीड से रिलेशन। ठीक है, इसको नोट करो बेटा। फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ओके, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? कंटेंट और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर की अमाउंट है, कंटेंट है, क्वांटिटी है, उसे ही क्या कहलाता है? सिंपली ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो जो वाटर वेपर की क्वांटिटी है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं वाटर के रेट ऑफ इवेपोरेशन की। ये है वाटर। ठीक है, तो देखो अगर ऑलरेडी यहां पे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज्यादा है एटमॉस्फेयर पे, तो ऑलरेडी वाटर की वेपर्स प्रेजेंट है कहां पे? एटमॉस्फेयर में। अब अगर पहले से ही वाटर के वेपर्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो ऑब्वियस बात है वाटर से कम वेपर, वाटर के कम पार्टिकल्स वेपोराइज होंगे, क्योंकि पहले से ही वो एयर, पहले से ही जो एटमॉस्फेयर है, मींस एटमॉस्फेरिक एयर है, वो हाई कंटेंट है वाटर वेपर से। ठीक है, मींस वाटर वेपर की क्वांटिटी पहले से ही ज्यादा है। क्लियर? तो कम पार्टिकल्स इवेपोरेट हो पाएंगे क्योंकि जल्दी से सैचुरेशन आ जाएगा। ओके, लेट्स सपोज यहां पे वाटर वेपर की क्वांटिटी है पहले से ही 30। ओके, और यहां जो एटमॉस्फेयर है वो मैक्स टू मैक्स 40 पार्टिकल्स एक्सेप्ट कर सकती है। यहां पे जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर केवल 40 पार्टिकल्स एक्सेप्टेड है उस वाटर के। क्लियर? तो यहां से कितनी वेपर्स बन पाएगी? एक्स्ट्रा 10 पार्टिकल्स की वेपर बन पाएगी। ठीक है, फिर अगर मान लो ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी कम है तो अमाउंट ऑफ वेपर वेपर भी कम होगी। अमाउंट ऑफ वेपर वेपर कम होगी तो लेट्स सपोज यहां पर ह्यूमिडिटी है 10, मींस 10 पार्टिकल्स प्रेजेंट है वेपर के पहले से ही कहां पे? एटमॉस्फेयर में। तो अब क्या होगा? अभी मैंने कितना बताया था? 40 पार्टिकल्स एक्सेप्ट कर सकती है मैक्स टू मैक्स, पहले से कितने? 10। तो अब कितने पार्टिकल्स बन पाएंगे? 30 पार्टिकल्स बन पाएंगे। तो इस सिचुएशन में ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट हो पाएंगे, ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट हो पाएंगे, इट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी। तो ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा थी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। तो कम ज्यादा रिलेशन मींस इनवर्स रिलेशन। ओके, तो
rate of evaporation is proportional to, sorry, inversely proportional to humidity. ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ किसकी बात हो रही है? वाटर की बात हो रही है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। क्लियर? तो देखो इसी वजह से जब उमस ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो हमारे बॉडी में जो पसीना आता है वो कम सूखता है, मीन्स लेट सूखता है। और लेट सूखता है तो हमारे जो बॉडी में चिपचिपापन, हमें चिपचिपापन ज्यादा महसूस होता है। वो क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो स्वेट निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, वो पसीना इवापोरेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि एटमॉस्फेयर पहले से ही क्या है? बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, पहले से ही क्या है? सैचुरेटेड है। क्लियर? और जब ह्यूमिडिटी कम होती है तब हमारा जो पसीना है वो आसानी से इवापोरेट हो जाता है और हमें कम चिपचिपापन महसूस होता है। ठीक है? और यहीं पे देखो कि जब हमें पसीना आता है तो पसीने को सुखाने के लिए हम क्या चलाते हैं? फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। ठीक है? क्यों चलाते हैं? क्योंकि वहां से फैन चलाने से विंड की स्पीड बढ़ जाती है, और विंड की स्पीड की बढ़ने की वजह से जो पसीना है वो जल्दी जल्दी सूखने लगता है। ठीक है? और जल्दी जल्दी क्यों सूखने लगता है? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाती है। वो क्यों? क्योंकि फैन चलाने से विंड की स्पीड बढ़ जाती है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है? तो ये हुआ कंप्लीट। ठीक है? इसको भी नोट कर लो। फिर देखो डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन एक कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है। ठीक है? और बॉइलिंग कैसा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मतलब कि जब बॉइलिंग होती है किसी लिक्विड की तो ये जो पूरे के पूरे पार्टिकल्स हैं यहां से हीट करते हैं, इस लिक्विड को हीट करते हैं बॉइल करने के लिए। लिक्विड को बॉइल करने के लिए हीट करना पड़ता है। ठीक है? तो हीट करते हैं तो जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है तो बॉइलिंग पॉइंट पे पूरे के पूरे पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं? वेपोराइज होने लगते हैं। पूरे के पूरे पार्टिकल में से पूरा बल्क पोर्शन। ठीक है? तो बॉइलिंग में पूरे के पूरे बल्क के पार्टिकल्स ही क्या होने लगते हैं? वेपोराइज होने लगते हैं। इसलिए बॉइलिंग कैसा फिनोमिना? बल्क फिनोमिना। क्लियर? फिर देखो इवेपोरेशन में कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है और बॉइलिंग में हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, क्योंकि बॉइलिंग के लिए हमें लिक्विड को हीट करना पड़ता है और इसमें हीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाता है। ठीक है? फिर ये कैसा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स जो अपने आप हो सकता है, नेचर में जो अपने आप प्रोसीड होता है। और ये कैसा प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स जिस प्रोसेस को करवाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर? तो ये कुछ मेन डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में। ठीक है? और भी है, वो सब आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो ये हुआ हमारे फर्स्ट चैप्टर का पोर्शन कंप्लीट। ठीक है? तो इतना नोट कर लो, फिर हम सेकंड चैप्टर पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? फटाफट डिस्कस करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे। ओके, तो इतना नोट कर लो। नोट हो गया? अब डिस्कस करेंगे
यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, मीन्स हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है क्या। ठीक है, मीन्स हम इस चैप्टर को साइंटिफिक लैंग्वेज में समझेंगे कि किस टाइप के मैटर को प्योर कहा जाता है और किस टाइप के मैटर को इम्प्योर या फिर मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, मीन्स मैटर को कितने पार्ट्स में और कौन से पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में सीखते हैं। क्लियर? चलिए, तो देखो, मैटर की दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। तो एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट physical states of matter, that is solid, liquid and gas। तो मैटर को फिजिकली कैसे क्लासिफाई किया जाता है? तीन स्टेट्स में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी और गैस स्टेट की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इसके अंदर, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन हो चुका है फर्स्ट चैप्टर में। क्लियर? फिर देखो, दूसरी क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन, मींस सब्सटेंस या फिर मैटर को केमिकली किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। मींस कोई भी सब्सटेंस केमिकली किस टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, तो मैटर को हम सब्सटेंस बोल सकते हैं। एंड दूसरा है मिक्सचर। ठीक है, तो मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। क्लियर? तो बेसिकली हम इस चैप्टर में मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट प्योर सब्सटेंस एंड अबाउट मिक्सचर। फिर इसको पढ़ने के बाद हम डिस्कस करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, वो लास्ट पार्ट होगा इसका। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं साइंस की लैंग्वेज में, फिर उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मिक्सचर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मींस हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इस चैप्टर को समझेंगे। और आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते चलना। तो फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट टाइप के सब्सटेंस। ओके, तो देखो, हमने शुरू से डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी मैटर है वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम पार्टिकल के पास जाएंगे, पार्टिकल्स कैसे हैं उसके, मैटर के पार्टिकल्स क्या हैं, कैसे हैं, या फिर कितने टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसी मैटर में, तो उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को केमिकली। ठीक है, तो पार्टिकल के टाइप के बेसिस पर, मींस किसी मैटर के पार्टिकल का टाइप कैसा है, कितने टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर मैटर को केमिकली क्लासिफाई किया जाता है। तो उसमें से पहली क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस, एंड प्योर सब्सटेंस मैटर की वो केमिकल क्लासिफिकेशन होती है जिसमें
ऐसे मैटर्स आते हैं, ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिन सब्सटेंस के पार्टिकल्स सारे के सारे एक जैसे होते हैं, मीन्स वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है वो पर्टिकुलर मैटर या फिर सब्सटेंस। तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे मैटर है जिन मैटर के पार्टिकल्स सारे के सारे एक जैसे हो, सारे के एक जैसे सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग सिंपल तरीके समझो। लेट्स सपोज एक क्लास है, अब उस क्लास में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, मींस एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी हाइट है, एक जैसा फेस है, एक जैसा कलर है। ठीक है, एक जैसे मतलब जितने सभी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बराबर हेल्थ के हैं, सेम हेल्थ के हैं। ठीक है, तो उस क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, तो स्टूडेंट्स वहां पे क्या है, पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इट मींस वो क्लास कैसी होगी, प्योर क्लास होगी। ओके, तो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर है प्योर सब्सटेंस का। तो प्योर सब्सटेंस मींस दोज substance which consist of same type of particles are called pure सब्सटेंस। एंड ये सब हमने क्लास 9 में अच्छे से डिस्कस भी किया है, डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, फिर देखो प्योर सब्सटेंस को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड्स। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंस हैं, एंड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो भी सारे के सारे प्योर सब्सटेंस हैं साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, फिर देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं और उसके बेसिस पर हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के टाइप कौन से टाइप के, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हो सकते हैं किसी मैटर में। इंडिविजुअल पार्टिकल्स में जिन पार्टिकल से मिलकर पूरा मैटर बना है। ठीक है, जैसे कि एक क्लास है, तो एक क्लास किस टाइप के इंडिविजुअल स्टूडेंट से मिलकर बनी हुई है, तो वैसे ही एक मैटर किस टाइप के इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो पार्टिकल्स के टाइप्स क्या क्या पॉसिबल है। तो अगर हम न्यूट्रल पार्टिकल्स की बात करें तो न्यूट्रल पार्टिकल्स का एक फॉर्म होता है एटम और दूसरा फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड एटम को हम क्या मान के चलेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मान के चलेंगे। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मीन्स कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स। क्लियर है तक। तो देखो लेट्स सपोज कोई एटम्स है वो ए टाइप के हैं, मींस उनका सिंबल ए है, हम सपोज करके चलते हैं। ठीक है, एंड उनका शेप इस तरीके का, सर्कुलर शेप। ये क्या है, ए टाइप के एटम्स। तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा साइज बड़ा करके उनके अंदर ए लिखते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हो गए ए टाइप के एटम्स। फिर बी टाइप के एटम्स इस टाइप के, इस शेप के, ट्रायंगुलर शेप के।
इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही कोई और टाइप के आइटम्स है, उनका शेप कुछ अलग है। ये जस्ट हम सपोज कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ मतलब कि कॉन्सेप्ट नहीं होता कि पार्टिकल्स ट्रायंगुलर होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट हम हमारे समझने के लिए। तो ये है इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर कंसिडर्ड एज एटम। क्लियर? फिर देखो, अगर कोई दो एटम या फिर दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उनको मॉलिक्यूल कहा जाएगा। तो लेट्स सपोज ए टाइप का एटम ए के साथ दूसरे ए एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ये देखो कंबाइंड है, तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। फिर ए टाइप का एटम इस तरीके से बी टाइप के एटम से कंबाइंड है, तो ये कंबाइंड फॉर्म है। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल ऑफ 2A एटम्स और ये मॉलिक्यूल ऑफ एटम ए एंड एटम बी। क्लियर? फिर अगर किसी मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम्स होते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, एंड किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं तो उनको बोला जाता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो स्पेसिफिकली ये मॉलिक्यूल कैसा है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए। तो ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? ताकि आप लोगों को जब मैं इनके बारे में बताऊंगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में बताऊंगा, तो जो मैं टर्म्स यूज करूंगा उन टर्म्स आप लोगों को समझ में आए। क्लियर? इनको नोट कर लेना आप लोग। तो अब देखो डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिन प्योर सब्सटेंस के इंडिविजुअल पार्टिकल्स मींस जो जिन पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं, और वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं। मींस ऐसा प्योर सब्सटेंस जिन प्योर सब्सटेंस में केवल और केवल एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो तो उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स आर दोस pure substance which consist of same type of atom, या फिर हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो ज्यादा सही लैंग्वेज वो ये है which consist of only one kind of atoms are known as elements। ठीक है, फिर एलिमेंट्स के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। सब डिस्कस किया है क्लास 9 का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे आएगा यहां पर सोडियम, हीलियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं सोडियम, हीलियम, कैल्शियम और भी एग्जांपल्स हैं, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मींस उनके इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। जैसे सोडियम में केवल सोडियम के एटम्स होंगे, हीलियम में केवल हीलियम के एटम्स होंगे,
कैल्शियम में केवल कैल्शियम के एटम्स होंगे। ठीक है, मींस ऐसा विजुलाइज करो आप लोग, ये हमारे पास कंटेनर है, उस कंटेनर में सोडियम है, तो सोडियम में केवल सोडियम के एटम्स होंगे। एंड सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स वगैरह भी होते हैं जो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, जैसे सोडियम का सिंबल होता है Na, हीलियम का सिंबल होता है He, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। तो ये तो आप लोगों को पता है कि आप लोग क्लास 10 पे होंगे फिलहाल। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक सैंपल है जिसमें सोडियम के एटम्स प्रेजेंट है, तो केवल और केवल सोडियम के एटम्स अलाउड है इस सैंपल में, तब जाके वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा और स्पेशली क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर। फिर देखो कुछ एलिमेंट्स जो जिनके मॉलिक्यूल्स होमोएटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म मेजर करते हैं, तो वो क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, फिलहाल इतना लिखने समझने के लिए। तो हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स होमोएटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिस एलिमेंट के इंडिविजुअल एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, H2 से। तो H2 ये एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, वैसे ही और भी वेरियस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन गैस के, और हाइड्रोजन गैस होती है हाइड्रोजन गैस के सैंपल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंडिविजुअल पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और ये पूरा का पूरा सैंपल एक ही टाइप के, एक ही काइंड के एटम से मिलकर बना हुआ है, और वो एटम का टाइप क्या है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में एक ही टाइप के एटम्स है, दैट इज हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाएगा, सैंपल एलिमेंट का सैंपल कहलाएगा। तो एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिन प्योर सब्सटेंस में केवल एक ही टाइप के, एक ही काइंड के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट करो आप लोग। नोट कर लिए, ये हुआ इनिशियल डिस्कशन ऑफ एलिमेंट। क्लियर। अब देखो एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिन प्योर सब्सटेंस को फर्दर किसी सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल या फिर फिजिकल मेथड से। मींस हम किसी एलिमेंट को किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर फिजिकल या फिर केमिकल मेथड से किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक एलिमेंट या फिर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, मुझे डिकम्पोज होना चाहिए या फिर ब्रेक बोलना चाहिए। मीन्स हम एलिमेंट को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते किसी सिंपल सब्सटेंस में। क्लियर। तो एलिमेंट्स कैन नॉट बी broken down into simpler substance by any chemical or physical method। ओके, मींस जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी केमिकल या फिर फिजिकल मेथड से। वैसे ही और भी कोई एलिमेंट है उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी दूसरे सब्सटेंस में। ब्रेक मींस डिसोसिएट करना। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को और भी समझ में आएगा जब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कंपाउंड के बारे में। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ
एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट मीन्स हमारे अर्थ क्रस्ट में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन एलिमेंट्स की क्वांटिटी का ऑर्डर क्या है, मीन्स कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम पाया जाता है, फिर उससे कम कौन सा पाया जाता है, फिर उससे कम कौन सा पाया जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, फिर उससे कम सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। ये सिंबल लिख रहा हूँ, सिंबल आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग क्लास 9 पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स abundance in अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इस अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर उससे कम सिलिकॉन, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, लाइकवाइज। क्लियर? फिर अगर हम यूनिवर्स की बात करें, इन यूनिवर्स, तो बताओ यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है एलिमेंट वो है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद उससे कम हीलियम, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्स। ठीक है, तो आप लोग इनको भी नोट कर लो, फिर हम और डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए यहां पर। अब देखो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है मेनली दो पार्ट्स में, बट एक और पार्ट है, तो वो क्या क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। ओके, और सेमी मेटल्स को मेटालॉइड्स भी कहा जाता है, मेटालॉइड्स। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में मेटल्स क्या होते हैं? तो मेटल्स मीन्स वो एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज मेटल्स। ओके, for example iron, aluminium, calcium, copper, gold, सिल्वर एटसेट्रा, और भी खूब सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटल मीन्स ऐसे एलिमेंट जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, तो उन्हें हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्लास 9 की लैंग्वेज में मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये मतलब होता है। क्लास 10 की लैंग्वेज में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल्स और नॉन मेटल्स समझेंगे। क्लियर?
फिर देखो नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स, तो नॉन मेटल्स के एग्जांपल में है हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। ठीक है ना, फॉस्फोरस भी लिख लो, फॉस्फोरस, आयोडीन एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के, और भी एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के, फिलहाल हम इतना लिख रहे हैं। क्लियर? फिर देखो सेमी मेटल्स। तो सेमी मेटल्स क्या होते हैं? तो सेमी मेटल्स वो होते हैं जिनके पास थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल की होती है और थोड़ी सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। मींस ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है? तो एलिमेंट्स विच आर स्लाइटली metallic and non-metallic both, में जिनके पास मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों की प्रॉपर्टी होती है, तो वो एलिमेंट्स सेमी मेटल्स कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ओके, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सेमी मेटल्स या फिर मेटलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर आता है? तो इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कहां पे, जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10 का, तब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम उसकी मेटल्स की प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो आप लोगों को आती होगी जो आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ी है। ठीक है, क्लास 8 में पढ़ते हैं हम उसको, और क्लास 9 में भी पढ़ते हैं, और क्लास 10 में भी पढ़ेंगे आगे चलकर। क्लियर? फिर जो मेटल्स हैं वो यूजुअली क्या, मोस्ट ऑफ द मेटल्स कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है एक इसका, मरकरी का। तो मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है? फिर सीजियम और गैलियम, ये सिंबल है उन एलिमेंट्स के, इस मेटल के। तो सीजियम और गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, मींस ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होता है, मींस 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस वजह से गर्मी के मौसम में, समर सीजन में, ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? बट रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होंगे? सॉलिड होंगे। बट ये लो मेल्टिंग सॉलिड्स, लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है? मींस आसानी से पिघल जाते हैं ये एलिमेंट्स, ये मेटल्स, गैलियम और सीजियम। और मरकरी तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्लियर सभी को? यहाँ तक। फिर नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो गैसेस स्टेट में भी होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, और लिक्विड स्टेट में भी होते हैं। ठीक है? तो देखो जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ये सब क्या है? गैस है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस। ठीक है? एंड नाइट्रोजन भी गैस स्टेट में, नाइट्रोजन गैस। ओके, फिर सॉलिड स्टेट में सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, तो ये जो नॉन मेटल्स है वो कौन से स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है? फिर ब्रोमीन, तो ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है, कौन से स्टेट में होता है? वो लिक्विड स्टेट में होता है। क्लियर? तो इनको भी शॉर्ट में नोट कर लो, बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम मेटल्स एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर आता है? नोट कर लो इसको भी। लोगों में यहाँ तक। अब डिस्कस करते हैं कंपाउंड के बारे में। ओके, कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। देखो कंपाउंड्स क्या होते हैं?
तो कंपाउंड्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिन प्योर सब्सटेंस में दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, केमिकली कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, तो कंपाउंड्स हम इनको बोलेंगे, तो कंपाउंड्स हम ऐसे प्योर सब्सटेंस को बोलेंगे जिन प्योर सब्सटेंस में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे। मींस उनमें क्या एग्जिस्ट करेंगे? मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे, और वो मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के होंगे। ठीक है, तो देखो एग्जांपल थ्रू समझो इसको। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसमें केवल हाइड्रोजन टाइप के एटम्स हैं, और किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन दैट इज H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो कि O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें देखो एक ही टाइप के एटम्स, इसमें देखो एक ही टाइप के एटम्स, इसमें केवल हाइड्रोजन टाइप के एटम्स, इसमें केवल ऑक्सीजन टाइप के एटम्स। तो इन दोनों क्या है? एलिमेंट्स। क्लियर? बट अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। वो कैसे? तो वो इस वजह से क्योंकि वाटर में जो केमिकल्स होते हैं, मींस वाटर जो है केमिकली, वो केमिकली क्या कहलाता है? कंबाइंड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज H2O। ये इसका फॉर्मूला है। मींस कंपाउंड के फॉर्मूले होते हैं और एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो कंपाउंड्स के फॉर्मूले में उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और उससे फॉर्मूला बनाया जाता है। क्लियर? तो देखो वाटर एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड के इंडिविजुअल पार्टिकल का फॉर्म क्या है? H2O मॉलिक्यूल फॉर्म। ठीक है, इस वाटर में क्या प्रेजेंट होंगे? लॉट्स ऑफ H2O 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 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल है। तो सारे के सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल, इट मींस कैसा सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स किससे मिलकर बना हुआ है? दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के एटम से मिलकर बना हुआ है, मींस हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है वो सब्सटेंस कहलाता है कंपाउंड। तो यहां पे देखो वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर यहां तक? और वाटर के इंडिविजुअल पार्टिकल में हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के एक एटम होते हैं। हाइड्रोजन का दो एटम, ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। क्लियर? चलिए फिर देखो कंपाउंड। तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। किससे डिफरेंट होती है? उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से डिफरेंट होती है। ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, किसका कंपाउंड है? दो एलिमेंट का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी।
और वाटर की खुद की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो कि डिफरेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो कोई कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है किसकी, कंपाउंड की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो किसी की एग्जांपल लें, हाइड्रोजन जलता है, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है, और वाटर तो आग बुझाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आग लगाता है, ऑक्सीजन आग को बढ़ाता है, और वाटर आग बुझाता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। तो ये खासियत होती है इसकी कंपाउंड की, कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब भी हमने क्लास 9 से पढ़ा है। तो कंपाउंड में समझ में आ गया सभी को? तो कंपाउंड में सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं और हर एक पार्टिकल में एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट होते हैं केमिकली कंबाइंड फॉर्म में। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड फॉर्म है, देखो कंबाइंड फॉर्म में। और कंबाइंड फॉर्म क्या है? कंबाइंड फॉर्म है मॉलिक्यूल। ठीक है, और मॉलिक्यूल कैसा? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? आता वैसे आप बात करें सैंड की बात करें तो सैंड का जो केमिकल नेम है वो है सिलिका, एंड सिलिका इज अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला होता है, सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। ठीक है, वैसे ही अमोनिया भी एक कंपाउंड है। तो हर एक कंपाउंड में आप लोग को उसको फॉर्मूला मिलेगा और उस फॉर्मूले में आप लोगों को दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, तो अमोनिया देखो, अमोनिया इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हैविंग फॉर्मूला NH3। ठीक है, तो ये सब तो सभी को पता ही होगा, क्लास 9 में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, इसी में कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना। तो देखो कोई कंपाउंड जब फॉर्म होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है, मींस मोस्ट ऑफ द केस में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो केमिकली कंबाइंड होने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है, मींस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। क्लियर आता है? मींस एनर्जी चेंज होती है कंपाउंड के फॉर्मेशन में। ओके, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड में, इन अ कंपाउंड रेशियो ऑफ mass of its constituent elements is fixed, means कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उन एलिमेंट्स का मास रेशियो फिक्स होता है। अब इसका क्या मतलब है? तो उसको देखो, उसका ये मतलब है जैसे कि वाटर, तो वाटर में दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि कंबाइंड फॉर्म है, केमिकली कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, तो वाटर के सैंपल में जो हाइड्रोजन का मास होगा
मास ऑफ हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन का मास होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, उनका रेशियो मीन्स डिवीजन, हाइड्रोजन का मास अपॉन ऑक्सीजन का मास, तो ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ऑलवेज फिक्स, चाहे वाटर कहीं का भी क्यों ना हो, किसी भी तरीके से क्यों ना बनाया जाए। क्लियर है? तो चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के एलिमेंट्स का मास रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। ओके, एंड वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो, मास रेशियो ऑफ H एंड O, वो कितना होता है? तो अगर आप लोगों को एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आता हो तो बता सकते हो आप लोग, तो कितना होता है 1/8। ठीक है, मीन्स अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम प्रेजेंट है वाटर में, तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, 8 ग्राम प्रेजेंट होगा। वैसे ही अगर वाटर के सैंपल में हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8 into 2 दैट इज 16 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक चलिए, तो इसको भी नोट कर लो आप लोग। ओके, चलो फटाफट नोट करो। नोट हो गया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड से रिलेटेड। तो अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपाउंड इज फिक्स। ओके, मीन्स प्योर कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। ठीक है, चेंज नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल वाटर, तो वाटर अगर प्योर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एंड मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा अगर वो प्योर है। ठीक है, बट अगर वो इम्प्योर है, इम्प्योर में उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपाउंड की प्योरिटी चेक कर सकते हैं कि अगर हमें ये मिले कि कोई सैंपल उसकी किसी कंपाउंड का सैंपल, उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग आ रहा है जितना उसका होना चाहिए, इसका मतलब वो कंपाउंड प्योर नहीं है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली वही आ रहा है उस सैंपल का जितना होना चाहिए, इट मींस वो प्योर है। ठीक है, तो प्योर कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। क्लियर है? आता फिर यहाँ यहीं पे नोट कर लो आप लोग कि अगर हम वाटर में इम्प्योरिटी डालेंगे, मीन्स वाटर इम्प्योर हुआ, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये सब क्यों होता है, ये सब हम जब हायर क्लास में जाएंगे, दैट इज क्लास 12 में, तब समझेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को एज अ नॉलेज पता होना चाहिए कि किसी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी होती है, किसी प्योर कंपाउंड में इम्प्योरिटी होती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए उसको भी नोट कर लो। तो नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, तो कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। तो एक टाइप कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड,
और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, ठीक है। तो उनसे अगर हमें मिले कोई कंपाउंड तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है? वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल शुगर। तो शुगर नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है, वेरियस फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, वेरियस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है शुगर, और हम शुगर को शुगर केन से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो शुगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड जो आप लोग बायोलॉजी में डीएनए, आरएनए पढ़ते हो, तो वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओके, फिर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। फिर लिपिड्स जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैटेगरी में आते हैं, क्लियर। फिर एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में, ठीक है। एंड टार्टरिक एसिड जो कि इमले से मिलती है। फॉर्मिक एसिड चींटियों के डंक में प्रेजेंट होती है, और एसिटिक एसिड विनेगर में मिलती है। टार्टरिक एसिड्स, तो वेरियस एसिड्स होती जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाती हैं, और वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, क्लियर। फिर देखो मीथेन। तो मीथेन भी वेजिटेबल मैटर्स के एनएरोबिक डिकम्पोजिशंस के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो वेजिटेबल मैटर से ऑब्टेन होता है मीथेन, जिसे मार्श गैस भी कहा जाता है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्लियर है अंदर? चलिए, तो इस तरीके से वेरियस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल है, क्लियर। फिर देखो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एक मेन एलिमेंट है वो मेन एलिमेंट होता है कार्बन। मेन एलिमेंट क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। और कार्बन के साथ प्लस हाइड्रोजन, ओके। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन तो पाया ही जाएगा, कार्बन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी होता है उनके मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कुछ और टाइप के एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह वगैरह, क्लियर, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखो मीथेन। तो मीथेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन, और कुछ कंपाउंड्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह, ठीक है। बट मेनली कौन सा एलिमेंट होगा? कार्बन होगा, क्लियर है अंदर? फिर देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मींस जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि सिलिका, रेत। तो सिलिका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ठीक है। सिलिका मींस SiO2, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ओके। कार्बन का एक कंपाउंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन का कंपाउंड है बट ये कैसा है? इनऑर्गेनिक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, इसलिए एयर में प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
फिर वाटर, तो वाटर भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे ही और भी खूब सारे जैसे कि लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें मेन एलिमेंट होता है कार्बन और हाइड्रोजन, और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इनको भी नोट कर लो आप लोग। ओके, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, और वो हमारा चैप्टर सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर?